नमस्कार। आज मैंने और आपकी बधाई हूँ पहली बार मनीष कोचिंग सेंटर अपनी लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हमारी टीम रहेगी। मैंने आपको ओपनिंग में दिखा दिया था। हमारी टीम रहने वाली है, हिंदी की फैकल्टी जो रहेगी वो संजीव कुमार मौर्य, और मैथ की जो फैकल्टी रहेगी वो इंजीनियर दीपक कुमार शर्मा मैथ पढ़ाएंगे, और मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊँगा। तो आप सब लोग दिल से सपोर्ट करिएगा, और आप लोगों को पता है पढ़ाने का तरीका, आप लोग हमसे परिचित हैं। आप अपने साथियों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पढ़ाने में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है उसके लिए आप अपना आशीर्वाद और प्रेम और दिल से सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन विद मनीष। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, स्टोरी वगैरह लगाइएगा, और हम लोग को प्यार दीजिएगा। जैसे आपने ऑफलाइन में हमको प्यार दिया है, आज जिस मुकाम पर आप लोगों ने पहुँचाया है, उसी मुकाम पर आप हम लोग को ऑनलाइन में पहुँचाइएगा। और मुझे किसी को इंट्रोडक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब मुझसे परिचित होंगे। कुछ नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम मनीष यादव है। मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊँगा, और जीके जीएस कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, उस पर सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जीएस अपने आप में एक कठिन सब्जेक्ट है, अपने आप में एक हार्ड सब्जेक्ट है। उसको पढ़ना एक चुनौतीपूर्ण है। इतना आसान नहीं कि जीके जीएस पढ़ लें और उसको पढ़ा दिया जाए। तो बहुत एक अपने आप में चुनौती भरा विषय है, मगर इतना कठिन भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जीएस बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे ईजी जो सब्जेक्ट है वो जीएस ही है। जीएस को पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो जीएस सबसे आसान तरीका, सबसे आसान विषय है। तो आइएगा, हम आपको कुछ जीएस के बारे में बताना चाहेंगे, और कुछ आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे तैयारी की जाए, एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी चाहिए, और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं जीएस में, जिसे हम लोग जीके या जीएस जीके कहते हैं, तो जीएस और जीके में समझिए डिफरेंट क्या है। जीके और जीएस में डिफरेंट क्या है। जीएस जैसे कहते हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये हमारे सब जीएस में आती है। जीके में आती है हमारी जनरल नॉलेज, जिसे कहते हैं एसटी का मतलब होता है स्टैटिक, तो हमारी आती है जीके में। तो दोनों ही पोर्शन में ही देखूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं बिना टाइम लिए हुए। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीएस। जीएस मतलब है कि जीएस में पढ़ना क्या था, पहले आप वो समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ जीएस में बेटा, जीएस में आपको पॉलिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पॉलिटी, आपको बेटा इतिहास, आपको बेटा ज्योग्राफी, आपको साइंस, आपको सीएम यानी करंट अफेयर, आपको यूपी स्पेशल, आपको इकोनॉमी, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपकी जीएस कंप्लीट होगी। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों ने एक दिमाग में बैठा रखा है, एक टेंडेंसी है, एक मानसिकता बना रखी है कि सर जीएस हमसे नहीं हो पाएगी, कि सर जीएस को तो हम छोड़ देंगे। ये मान लीजिएगा बिना जीएस के सिलेक्शन होना मेरे हिसाब से एक चुनौती भाई, सामने से बहुत दिक्कतें होंगी। बिना जीएस के अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। जीएस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, फाइनली ये मान लीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जीएस को कैसे तैयार करें, कैसे क्या करना है, उन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज आपका एक प्रकार का डेमो भी होगा जीएस का, और आज आपको लग जाएगा कि जीएस हाँ ऐसे पढ़ना है। तो ठीक है, आइए हम लोग बात करें। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इतिहास क्या है, क्या नहीं है इतिहास, तो हम बात करेंगे बेटा इतिहास क्या है, इतिहास कैसे पढ़ना है, इतिहास क्या करना है, यानी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि सर इतिहास को लाने वाले व्यक्ति कौन थे, जो इतिहास को पहली बार इस धरती पर और हमारे सर के पीछे इतनी बड़ी परेशानी हमारे सर के पीछे मर गए, वो व्यक्ति कौन थे। कुल मिला के कहें इतिहास के जनक कौन थे। तो इतिहास के जनक थे, उनका नाम था बेटा हेरोडोटस।
ये इतिहास के जनक माने जाते हैं, इन्हें इतिहास का जनक कहते हैं। अब सर ये तो पता चल गया इतिहास के जनक कौन है। अब देखिए इतिहास सर चलिए कैसे पढ़ें और सर कितने क्वेश्चन आते हैं। इतिहास की बात करें तो आपके पैट में, अगर पैट का देखा जाए तो पैट में आपकी 10 नंबर की इतिहास आती है। अगर मैं बात करूं, अगर पुलिस वगैरह बात करूं, यूपीएसआई में बात करूं, तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन इतिहास के रहते हैं। ओवरऑल बात करूं स्टडी जीके को मिलाकर तो आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टडी को मिला लिया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे सर इतिहास है क्या, बिना टाइम गंवाए। तो इतिहास की हम 2 परिभाषा बता रहे हैं। एक परिभाषा तो मेरी होगी और एक जो परिभाषा होगी वो किताबी भाषा होगी, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज होगी। मेरी भाषा में इतिहास है क्या, तो आप सीधा कहना सर जब से मानव आया है और आज तक, जब से मानव आया है और आज तक का जो बीच का जो समय है वो सब इतिहास कहलाता है। नहीं है समझ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जब से मानव आया है और आज तक के बीच जो बीच में जितना टाइम पीरियड है वो सब इतिहास कहलाता है। एक परिभाषा तो यही है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा ये है कि अतीत में, अतीत मानी पहले, अतीत में जितनी घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन, क्रम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा होगी, याद रहेगा। पहली परिभाषा मैंने बताया कि जब से मानव आया है और आज तक का जो बीच का, इन दोनों के बीच में जो समय गुजर गया है उसका अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। दूसरी परिभाषा मैंने आपको ये बताई थी कि बेटा कि अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। अब आइए मैं थोड़ी सी लैंग्वेज आपको किताबी वाली बताता हूँ। तो इनकी देखिए क्या बेटा, प्रमाणिक स्रोतों के अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। ये हो गई हमारी किताबी भाषा, थोड़ी सी हार्ड परिभाषा कह सकते हैं। अब सर हम ये नहीं जानते प्रमाणिक स्रोत क्या होते हैं, सर हम अतीत नहीं जानते हैं, अब क्रमबद्ध ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं, ये सब नहीं जानते। आइए मैं आपको बता रहा हूँ प्रमाणिक स्रोत क्या होते हैं। जैसे हम बात करें बैलेट साक्ष्य, इंग्लिश में अगर हम बात करें बैलेट, तो बैलेट साक्ष्य बेटा बैलेट होते हैं और स्रोत माने साक्ष्य कहते हैं या एविडेंस कह सकते हैं, एविडेंस होता है। बैलेट साक्ष्य मानी बैलेट एविडेंस, और अतीत मानी होता है पहले, और क्रमबद्ध मानी होता है एक तरीके से, सीक्वेंस से। तो मानी जो हमारे बैलेट साक्ष्य हैं, जो पहले के बैलेट साक्ष्य हैं, उनका क्रम से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो हमने दूसरी परिभाषा में पहले ही बता रखा है आपको कि अतीत में जितनी घटनाएं हुई हैं उनका क्रम से अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। तो देखिए ये भी है। अब सर आपको दिमाग में आ रहा है सर ये बता दीजिए कि प्रमाणिक स्रोत क्या होते हैं। प्रमाणिक स्रोत नहीं जानते सर हम, प्रमाणिक स्रोत क्या होते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रमाणिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला प्रमाणिक स्रोत है, तो पहला प्रमाणिक स्रोत है बेटा जिसे हम कहते हैं बेटा साहित्य स्रोत, जिसे हम कहते हैं बेटा साहित्य स्रोत। और दूसरा हमारा है बेटा, आपको पता है इसे कहते हैं स्थापित्य कला। और तीसरा बेटा हमारा है सिक्के। ये हमारे 3 प्रमाणिक स्रोत हैं। ये हमारे क्या बेटा प्रमाणिक स्रोत हैं। अब सर हम ये नहीं जानते कि साहित्य स्रोत क्या होते हैं, हम सर ये नहीं जानते कि स्थापित कला क्या होती है, और सर हम ये नहीं जानते सिक्के क्या होते हैं। आइए मैं एक एक करके तीनों पर चर्चा करता हूँ। साहित्य स्रोत क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बता रखा है कि बैलेट साक्ष्य होना चाहिए। बैलेट मतलब जानते हैं, बैलेट का मतलब कि भारत सरकार द्वारा या सबके सामने होने चाहिए, उजागर, यानी कि छुपे हुए होने चाहिए। तो उन्हें हम कहते हैं बेटा क्या होते हैं बैलेट साक्ष्य। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साहित्य स्रोत होते हैं, साहित्य स्रोत होते हैं, और हमारे होते हैं स्थापित कला, और एक हमारे होते हैं सिक्के। तो ये तीनों क्या होते हैं, आइए हम लोग इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो साहित्य स्रोत क्या होती हैं? हमारी होते हैं जितनी पुस्तकें हैं, जितनी हमारी पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, या हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, जितने वगैरह वगैरह, जिससे हमें इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज हो रही हो, और वो बैलेट साक्ष्य हैं। देखिए
आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, पुराण हो गए, ये सब वैलिड साक्ष्य, ये नहीं कि आपके और मेरे घर में छुपे हुए हैं, ये सबके सामने उजागर हैं और ये सरकार द्वारा प्रमाणित भी हैं और ये हर जगह मिल जाएंगे। तो उन्हें हम कहते हैं साहित्य स्रोत। एक लाइन में कहिएगा तो हमारी पुस्तकें हैं, वो हम कहते हैं साहित्य स्रोत। स्थापित कला क्या होती है? स्थापित कला उसे कहते हैं जो हमारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, जितनी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे हमारा क्या हो गया, हमारा बेटा ताजमहल हो गया, हमारी कुतुब मीनार हो गई, हमारा लाल किला हो गया, हमारा अकबर का किला हो गया, हमारी तमाम बिल्डिंग हैं। इन्हें देखकर, समझने से, सुनने से, देखकर कुछ ना कुछ हमें इतिहास के बारे में ये नॉलेज देती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बेटा स्थापित कला, कहते हैं इमारतों को कहते हैं स्थापित कला। और सिक्के तो आप जानते ही, कोई सिक्का देखिए, आज का देख लीजिए और एक 20 साल पुराना या 50 साल पुराना सिक्का मिल जाए, आपने तुरंत हाथ पे रखा और आप तुरंत कहने लगते हैं अरे ये तो हमारी दादी के ज़माने का है, ये हमारी नानी के ज़माने का है, ये हमारे दादाजी के ज़माने का है। तो इससे आप तुरंत एकदम 40 साल 50 साल पहले आप तुरंत बैक हो जाते हैं। तो आपने एक अनुमान लगा ली कि सर ये 40 साल पुराना सिक्का, तो उससे कुछ ना कुछ हद तक हमें इतिहास के बारे में नॉलेज मिलती है। ये तीनों देखिए वैलिड साक्ष्य, मैं आपको बता वैलिड साक्ष्य होते हैं। यह बात आप, मुझे लग रहा है, मुझे ये उम्मीद होगी कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अतीत। अतीत को मैंने बता दिया कि अतीत माने होता है पहले, कहते ये बात अतीत की है, अतीत माने पहले की बातें हैं, तो उसे कहते हैं पहले। और क्रमबद्ध माने होता है सीक्वेंस, माने क्रम से कहते हैं, अध्ययन करना ही हमारा इतिहास क्या है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। आइए हम अगली चीज़ आपको फिर बताने जा रहे हैं। देखिए अब सर इतिहास कितने प्रकार की होती है सर, चलिए इतिहास पढ़ लेंगे, आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ भी लेंगे। और फिर इतिहास सर कितने प्रकार की होती है, आइए हम वो भी बता देते हैं। अगर बेटा बात करें लिपि के आधार पर, लिपि के आधार पर इतिहास कितने प्रकार की होती है? तो लिपि के आधार पर बेटा इतिहास 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिपि माने पढ़ने लिखने के आधार पर इतिहास 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी चीज़ें? पहली होती है हमारी बेटा प्राग इतिहास, जिसे कहते हैं प्राग इतिहास। प्राग इतिहास। नंबर 2 कहते हैं बेटा आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और नंबर 3 होता है बेटा हमारा इतिहास, इतिहास होता है। ये हमारी 3 प्रकार की होती है। अब सर हम प्राग इतिहास नहीं जानते हैं, सर हम आद्य इतिहास नहीं जानते और सर हम इतिहास नहीं जानते, ठीक है। अब देखिए फिर हमने इतिहास के बेटा 3 भाग हैं, कौन कौन से आप ये जानते हो? प्राचीन, और दूसरा बेटा मध्यकालीन, और तीसरा बेटा हमारा आधुनिक। ये हमारे 3 हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राग इतिहास, इसे कहते हैं प्राग इतिहास, आद्य इतिहास। ये दोनों ऊपर के नंबर 1 और नंबर 2 वाले, ये दोनों के दोनों पोर्शन आपको प्राचीन में पढ़ाए जाएंगे। प्राचीन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये पढ़ाए जाते हैं, तो ये प्राचीन में आपको पढ़ाए जाएंगे। इतिहास को हमने फिर 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हमने क्या बांटा? आधुनिक। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मानी पैट की कर रहे हैं, पुलिस की किसी भी कर रहा था, कि यहाँ पर इतिहास 3 प्रकार बताए थे मैंने, कि प्राचीन था, मध्यकालीन था और आधुनिक था। तो मैं बता रहा कि पैट में मैंने पैट में बताया था कि पैट में 5 नंबर की हमारी आधुनिक आती है और बाकी 5 नंबर में ये दोनों आती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे पढ़ें। इतिहास पढ़ते होंगे आप लोग, याद नहीं होती होगी, तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो मध्यकालीन से करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं सर मध्यकालीन से क्यों कर रहे हैं? देखिए मध्यकालीन से करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। मध्यकालीन से करते हैं। अब सर मध्यकालीन से कितने क्वेश्चन आते हैं? मध्यकालीन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर नाम और डेट सबसे ज़्यादा है। नाम बड़े हार्ड मिलेंगे और डेट बहुत मिलेंगे। तो देखिए आपको नाम याद रखना है और डेटों को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के लिए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आइए ये मेरी गारंटी रहेगी कि मैं आपको डेट और नाम आपको बाई स्टोरी के माध्यम से सुना दूँगा। आपको जीएस कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बाई पूरे की पूरी स्टोरी सुना दूँगा, मध्यकालीन की पूरी ऐतिहासिक कहानी टाइप में आपको मैं पूरी की पूरी इतिहास सुना दूँगा। और आज आपका एक प्रकार का डेमो भी आपको आज ही पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन शुरुआत जो करेंगे बेटा, वो हम वहाँ से करेंगे, कहाँ से? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। अब दिमाग मारोगे सर इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म कहाँ से आया, लाने वाले कौन थे और फिर कब आया सर, और उसने क्या क्या किया, और सर इनको हम कैसे याद रखेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि सर हम याद कैसे रखें। तो देखिए इस्लाम धर्म है क्या, पहले ये समझ लीजिएगा।
तो आप ये बताइए इस्लाम धर्म को मानता कौन है, माने फॉलोअर कौन है, अनुयायी कौन है? तो आप कहेंगे सर इस्लाम धर्म को मानने वाले जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, मुसलमान होते हैं। अब दिमाग में आ कि सर मुसलमान कौन होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ बेटा, अब मुसलमान कौन होते हैं, तो जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका क्या होता है, ईमान, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका ईमान मजबूत होता है उसे कहते हैं मुसलमान। आप लोगों को लग रहा होगा सर क्या ईमान हमारा खराब लग रहा है आपको? नहीं, ईमान किसी खराब नहीं, ना मैं आपसे कोई कुछ कह रहा हूँ, ईमान के आप सब लोग धनी हैं, मगर आपके 3 जो आधार हैं उन आधारों पर आप अपना ईमान चेक कर लीजिएगा। आप अपने 3 आधार में बताने जा रहा हूँ, उन आधारों पर आप अपना ईमान चेक करिए। अगर आपका ईमान उन 3 आधारों पर मजबूत है तो आप मुसलमान हैं, आप एक सच्चे मुसलमान हैं। अगर उन 3 आधारों पर आपका ईमान मजबूत नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं, आप और भी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो देखिए ईमान के आधार क्या हैं सर, तो बेटा 3 आधार है। पहला आधार क्या है, वो अपने भगवान को खुदा मानता हो या खुदा पर विश्वास करता हो या अल्लाह के रूप में मानता हो, बात एक ही है। अगला नंबर 2 है बेटा, वो हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब, पूरा नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब। तो हम बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे पैगम्बर साहब। ठीक है, पैगम्बर साहब, पैगम्बर साहब। और अगला 3 बेटे जो है वो अगला है 5 मूल कर्तव्य, 5 मूल कर्तव्य, 5 मूल कर्तव्य। अब 5 मूल कर्तव्य में क्या है, तो मैं इधर साइड से लिख दे रहा हूँ। 5 मूल कर्तव्य में क्या है बेटा, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो पहला है बेटा नमाज, अगला है बेटा ज़कात, अगला है बेटा रोज़ा, अगला है बेटा कलमा, अगला है बेटा हज। देखिए 5 हो गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस्लाम क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इस्लाम क्या है, इस्लाम को मानता कौन है सर, इस्लाम कहाँ से निकला सर, ये सारे के सारे जवाब आपको अभी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो इस्लाम पहले है क्या सर, वो तो बात की बात है कि इस्लाम को मानता कौन है सर, फॉलोअर कौन है। तो आपको बताया इस्लाम का अनुयायी कौन है, मुसलमान। अब सर मुसलमान क्या होता है सर, जिसका ईमान मजबूत हो उसे कहते हैं मुसलमान। अब सर ईमान का आधार क्या चेक करने के वो 3 आधार मैंने आपको बताए थे। एक खुदा पर विश्वास करता हूँ और अपने पैगम्बर साहब पर विश्वास करता हूँ, और बेटा 5 मूल तत्व या 5 मूल कर्तव्य हैं उन पर विश्वास करता हूँ, उसे कहते हैं कौन कौन से बेटा, नमाज है, ज़कात है, हज है, कलमा है, और हमारा बेटा रोज़ा है। ये 5 हो गए। अगर ये सब बातें आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आप एक सच्चे मुसलमान हैं। अब आप लोग कहते हैं सर नहीं माने तो न मत मानिए, जो लोग ना मानते क्या वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हैं, मगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के अनुसार वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे इस्लाम में लिखा गया कि शराब पीना हराम है, क्या मुसलमान शराब नहीं पीता है, और पीता है तो क्या वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान भी है और शराब भी पीता है, पर ये कहा गया वो सच्चा मुसलमान नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम के अनुसार। तो आप इन चीज़ों को वो करते हो तो आप क्या होंगे, एक सच्चे मुसलमान माने जाएंगे। अब सर हम नमाज नहीं जानते, सर हम ये ज़कात नहीं जानते, सर हम रोज़ा नहीं जानते हैं, सर हम कलमा नहीं जानते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके सब बात बता रहा हूँ। जैसे आप लोग, जैसे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं अपने भगवान को मनाने के लिए, वैसे सेम इस्लाम को मानने वाले अपनी मस्जिद में जाते हैं भगवान को मनाने के लिए, खुशामद करने के लिए। सेम मंदिर और उनका आपका मंदिर जाना और उनका मस्जिद जाना इक्वल होता है। अगला देखिए मैंने दूसरा नंबर लिखा बेटा ज़कात क्या होती है। ज़कात ये होती है बेटा, हर मुस्लिम लोगों को या हर मुसलमान को ये कहा गया है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से खर्चे का हटा के नेट बचत, जिसे कहते हैं सेविंग, नेट बचत में से 2.5% गरीबों को दान करना ज़कात कहलाती है हमारी। ज़कात आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना, नेट बचत का 2.5% गरीबों को दान करना, तो आप ज़कात कर रहे हैं। अगला होता है रोज़ा। रोज़ा एक प्रकार का व्रत होता है, जैसे हिंदुओं लोग होते हैं, नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है या नवरात्रि चल रहे हैं, इस समय लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। सेम वहाँ पर सेम कंडीशन है कि ये लोग जो मुस्लिम भाई होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ऐसे रोज़ा रखते हैं, उनका 1 महीने का व्रत होता है, तो सेम इक्वल है। अगला होता है बेटा हमारा
हम बात करेंगे कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा एक प्रकार का पढ़ना होता है, जैसे कलमा पढ़ा जाता है तो कलमा पढ़ना होता है। अगला होता है हमारा बेटा हज लिखाया, तो हज ये कहा है बेटा मक्का मदीना लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जैसे हिंदू भाई जाते हैं अपना केदारनाथ हो गया, बांके बिहारी हो गया, यानी अपनी जगह जगह तीर्थ यात्रा जहाँ इनकी अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी हैं, तो लोग अपने भगवान को मनाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वयं वैसे ही इस्लाम को मानने वाले अपने पैगम्बर साहब के जहाँ इनका जन्म हुआ था, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, वहाँ जाते हैं, जैसे कहते हैं हज। इनका मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में ये लोग मरे थे, तो इसलिए कहते हैं मक्का मदीना। तो आइए हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद आई होगी। तो चलिए अगला हम लोग बात करेंगे कि सर अब ये बताइए कि इस्लाम को इस दुनिया में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उन व्यक्ति का क्या नाम था। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको पढ़ाऊँगा हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब, हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब, ये आपका टॉपिक रहेगा, हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब। पहले ये जान लीजिए कि सर इनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? इनके पिता कौन थे सर इनकी माता कौन थी, सर इनकी पत्नी का क्या नाम था, सर इनकी पुत्री का क्या नाम था, सर इनके दामाद का क्या नाम था, सर इनके चाचा का क्या नाम था, सर इनके दादा का क्या नाम था। मुझे लगता है कि सारे फैमिली के सारे मेंबर आ गए। अगर इतने नाम आपको पता हैं तो आपको पूरे पैगंबर की हिस्ट्री पता है। जैसे मैं कहूँ बेटा पिता का क्या नाम था, आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इनके डायरेक्टली घर वालों के नाम पूछ लेता है, तो आपको याद रखिएगा इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, माता का नाम था अमीना बेटा, और पत्नी का नाम था खदीजा या खदीजा, ध्यान रखना, खदीजा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्री का नाम था फातिमा, और दामाद का नाम था बेटा अली, और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब, इनके चाचा का नाम था अबू तालिब, और इनके दादा का नाम था अबू मुतालिब, इनके दादा का नाम था अबू मुतालिब, इनके दादा का नाम था अबू मुतालिब। तो ये आपको नाम याद रखना, पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, और पत्नी का नाम था खदीजा, पुत्री का नाम था फातिमा, और दामाद का नाम था अली, और चाचा का नाम था अबू तालिब, और दादा का नाम था अबू मुतालिब। ये इनके फैमिली के नाम हो गए। और मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा। अगर याद देखिए सबसे ये तरीका है, दामाद का नाम सबसे लीजिए, दामाद का नाम याद कर लो अली, फिर इनके लिए पिता का नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अब्दुल्ला यार, माता का नाम याद हो ही जाएगा अमीना, और इनकी पत्नी का नाम खदीजा, और चाचा का नाम अबू तालिब और अबू मुतालिब है। ये दोनों सब सारे नाम मुझे लगता है कि बहुत कठिन नहीं है, सारे नाम आपको याद हो गए होंगे, और नहीं हो तो आप 2 मिनट में आप इनके नाम याद कर लेंगे। आइए अगला हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला देखते हैं, हम लोग बात करते हैं तो इनके पैगंबर साहब से संबंधित अब हम लोग बात करेंगे बेटा तिथि को लेकर, माने इनकी जो डेटा है इनमें वो डेटा मनोबंध है। तो देखिए बेटा पहला इनका देखेंगे हम लोग जन्म कब हुआ था, कब जन्मे ये, इन्हें फिर बाद के बाद बेटा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, कहाँ हुई थी, किन के माध्यम से हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। फिर उन्होंने अपना कैलेंडर चलाया था जिसे कहते हैं हिजरी कैलेंडर कह दीजिए या हिजरी संवत कह दीजिए, बात एक ही है। अगला इनकी बेटा डेथ कहाँ हुई, मानी मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, ये इनके आप देखेंगे। तो ध्यान रखना इनका जन्म जो हुआ था बेटा वो 570 में मक्का में हुआ था, 570 मक्का में हुआ था। मक्का एक जगह है, कोई क्षेत्र में नहीं बोल रहा हूँ, मक्का एक जगह पड़ती है सऊदी अरब में, वहाँ इनका जन्म हुआ था मक्का में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा 610 में, कहाँ पर, वो हुई थी हिरा नामक पहाड़ी पर, हीरा नहीं है हिरा नामक पहाड़ी पर हुई थी, ध्यान रखिएगा, हिरा नामक पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके माध्यम से हुई थी, भगवान इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, जिनका नाम है जिब्राइल ने इन्हें क्या हुआ, साक्षात दर्शन दिए थे, और उसके माध्यम से इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें बेटा 622 में जाके 622 में इन्होंने कैलेंडर चलाया जिसका नाम थोड़ा हिजरी कैलेंडर या कहते हैं इस्लामिक कैलेंडर, इसी कहते हैं बेटा, इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं। इनकी बेटा मृत्यु जो हुई थी वो 632 में हुई थी। 632 के बाद बेटा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मदीना में, इनकी मृत्यु हुई थी मदीना में, इनकी जाके डेथ हुई। इसलिए लोग क्या करते हैं, हज जाते हैं मक्का और मदीना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैगम्बर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था,
और मरे थे मदीना में, इसलिए दोनों स्थान पवित्र माने जाते हैं। तो हर मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो मक्का मदीना जाते हैं। तो आप आज आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत 4 डेट हैं, बहुत ईजी हैं। 570 में इनका जन्म हुआ था और बेटा ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो 610 में हुई थी। इसका हिजरी कैलेंडर इन्होंने जो चलाया था वो 622 में चलाया था। इसका इनकी जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी, वो 632 में हुई थी। यहाँ से जाकर कुछ कहानी और मोड़ पर खड़ी जाती है। 632 में जाके क्या हुई, पैगंबर साहब की जब मृत्यु हो गई, उसको लेकर उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष, एक लड़ाई चल गई कि उत्तराधिकारी कौन होगा। क्यों, इनकी बेटी इस बात का दावेदारी थी कि मैं अपने पिता की गद्दी का मालिक बनूंगी, और इनका चेला था जिसका नाम था अबू बकर, वो इस बात की दावेदारी कर रहा था कि गुरु की मरने के बाद गुरु की प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो चेला होता है। अब दोनों की दावेदारी सही थी। पिता के ना होने के बाद पुत्री भी प्रॉपर्टी की मालिक होती है, और गुरु के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो चेला भी होता है। अगर सन्यासी घर गृहस्थी जीवन में जी रहा है तो ये दोनों कंडीशन सटीक बैठती हैं। अगर कोई सन्यासी जीवन में जी रहा है, एकदम बीवी बच्चों से कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक उसका चेला ही बनेगा। अब ये दोनों लाइफ जी चुके थे, घर गृहस्थी वाली भी जी चुके थे और सन्यासी वाली में आ गए थे। तो फाइनली हुआ कि ना तो झुकने को उनका चेला तैयार था, ना झुकने को उनका दामाद तैयार था। और बाद में ये हुआ कि इस्लाम 2 भागों में टूट गया। कब, 632 में जाकर पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, तब जाके इस्लाम 2 भागों में टूट गया। और 2 भागों में टूटने के बाद एक जो भाग बन गया, या ये कह सकते हैं एक जो पोर्शन बन गया, एक संप्रदाय जो बन गया, उसका नाम था शिया, और एक जो संप्रदाय बना था उसका नाम था सुन्नी। और एक का जो हेड उत्तराधिकारी का है, एक का उत्तराधिकारी अबू बकर बन गया, और दूसरे का उत्तराधिकारी बेटा इनका दामाद अली बन गया। और यहाँ से जाके हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम 2 भागों में टूट गया। और आज भी कोई भी मुस्लिम भाई होगा हमारा, तो वो या तो सुन्नी होगा या वो शिया होगा। तो यहाँ तक मुझे लगा कि आपको उम्मीद होगी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको इस्लाम धर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमने कॉम्पिटिशन, मानी जितना हमारे सिलेबस में है, जितना आपसे एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उसके हिसाब से मैंने बता दिया। मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ इस्लाम का, मगर हाँ, हमें जितना एग्जाम में आएगा उससे कहीं ज़्यादा बता दूँ, ये मेरी गारंटी होगी कि मैं जितना पढ़ा दूंगा, जितना सब कुछ कर दूंगा, वो आपके लिए बहुत बहुत पर्याप्त है। और अगर रही बात पढ़ने की, तो मैं मुझ पर विश्वास कर लीजिएगा। जो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो मुझे जानते, ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वो मुझे जानते ही हैं। उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे, कुछ चेहरे ऐसे होंगे मुझसे आज पहली बार मुलाकात हो रही होगी, और कुछ कमियां होंगी मेरी ऑनलाइन में जो आपको दिख रही होंगी। अगर आपको ऑफलाइन ही पढ़ना है तो हमारी कोचिंग चलती है ऑफलाइन, इसका नाम है मनीष कोचिंग सेंटर, और इसका जो एड्रेस है वो बदायूं में कोचिंग चलती है। और अगर आपको कभी आना है तो फ्लाईओवर के पास निकट गन्ना दफ्तर के पीछे गली नंबर 2 आप आ जाइएगा। तो आपको हम ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो आज तक की क्लास हम यही रखते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मगर एक ध्यान रखिएगा, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप इतना सपोर्ट करेंगे हम उतने ही मोटिवेट होंगे। तो ठीक है।